प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+2 मैथमेटिक्स, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, इन दोनों चैप्टर की बात करें हम, तो ये 10+2 क्लास में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे इजी और सबसे ज्यादा सिक्योरिंग चैप्टर है। मार्क्स के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्यारे बच्चों, अगर बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन पेपर पैटर्न की हम बात करें तो यहां से 12 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। 12 मार्क्स और 7 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखें कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसमें से 6 मार्क्स के लिए एक मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जिससे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। ये 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हर साल आता है मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। अब आप देखेंगे 12 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 6 मार्क्स के लिए जब एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास मैट्रिक्स मेथड का, तो हमारे पास अब मार्क्स कितने रह गए? 6 मार्क्स रह गए अगर हम मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन को छोड़ दें। और 6 ही क्वेश्चंस रह गए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स मेथड का आएगा। 6 क्वेश्चंस रह गए, 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 के 6 कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 6 के 6 बाकी कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स के लिए यहां से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लग रहा है यहां से। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको देखें पैटर्न को, तो अब हम इस 12 मार्क्स को पक्का करने के लिए कि हम 12/12 मार्क्स हमारे आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में ये जो चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर इसको कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम चैप्टर 3 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको लेंगे। पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसका एक वीडियो बनाएंगे। और पार्ट 3 जो होगा उसमें हम मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास 6 मार्क्स के लिए आता है। तो इस तरह से आपके जो 12 मार्क्स है उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, इसके जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं और उनको एक बार सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कोविड-19 की वजह से आप जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। आपका जो एग्जाम होगा थोड़ा वो इजी रहेगा, और उसमें कोशिश रहेगी कि जो आपके वैसे तो जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिलैक्सेशन ये रहती है कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो कोविड-19 के पीरियड को ध्यान में रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बच्चों को दिया जाए जो उन्होंने पहले कर रखा है। तो यहाँ से उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये आ जाता है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहां से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज है आपकी बुक में, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। तो यहां से हमने चैप्टर 3 से जो एमसीक्यूज है उनको ले लिया है, क्योंकि ब्लैंक वगैरह तो यहाँ पे होते नहीं हमारे पास। तो यहां से हमने जो एमसीक्यूज है उनको उठा लिया है। तो देखते हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक्सरसाइज वाइज बात करें, तो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास
जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 3। इसी तरह से एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके पास एमसीक्यूज है। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इसी तरह से एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। अब यहां से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये इसमें कहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट aij से गिवन है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है? उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो m है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और n है जो वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि m और n की वैल्यू इक्वल होगी, या तो ये 2x2 या फिर 3x3 या 4x4 इस तरह से होगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां से कहा है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, नहीं, m इज ग्रेटर देन n, ये भी पॉसिबल नहीं है, m इज इक्वल टू n। तो बिल्कुल सही बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, यानी कि m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें कहा है कि गिवन ये हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल है। अब यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये कह रहा है कि x और y की किन वैल्यू के लिए जो ये मैट्रिसेस है वो इक्वल होगी। तो कह रहे बच्चों टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती है? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि 3x + 7 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे कर लेते हैं 3x + 7 किसके इक्वल है? ये हमारे पास 0 के। और ठीक इसी तरह से 5 किसके इक्वल होगा? y - 2 के। ये y - 2 = 5। आगे आप देखेंगे यहां से y + 1 किसके इक्वल होगा? 8 के। y + 1 किसके इक्वल होगा? 8 के। और ये 2 - 3x किसके इक्वल है? 4 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 - 3x ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास 4 के। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल, यहाँ पे 5 y - 2 के इक्वल, y + 1 8 के इक्वल और 2 - 3x 4 के इक्वल, 2 - 3x 4 के इक्वल। तो ये हमने जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनको लिख दिया। अब यहां से देखो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। यहां से x की वैल्यू -7/3 मिली। आगे चले यहां से y की वैल्यू, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 आ जाएगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। y की वैल्यू यहां से 7 है। आगे चेक किया तो y = 8 - 1, 1 इधर आके माइनस का 1 तो 7। तो ठीक है, y तो मैच हो गया, y तो 7 ही है। यहां से देखो -3x = 4 है, इधर आके -2, 4 - 2 2 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। अब देखो ये वैल्यू सेम नहीं आई। अब x की वैल्यू -7/3 रखेंगे, x की वैल्यू -7/3 रखेंगे तो ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये तो इसके इक्वल नहीं होने का। ये तो इसके इक्वल कब होगा? जब हम x की वैल्यू -2/3 लिखेंगे। यानी कि अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो ये नहीं सेटिस्फाई होगी, और ये सेटिस्फाई होगी तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन में है x = -1/3, y = 7। तो x की वैल्यू -1/3, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। सेकेंड है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखो कहां पॉसिबल है। अगर x और y की वैल्यू के बारे में बात की है ना, तो y तो ठीक है, y तो मैं हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू तो नहीं मिल रही। अगर ये इसके यहां से x की वैल्यू मिल रही है तो वो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और यहां से जो x की वैल्यू मिल रही है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहां से बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है, -2/3 जो है, लेकिन ये वाली तो सेटिस्फाई नहीं होगी। और यहां से x की वैल्यू -1/3 है,
ये है ही नहीं हमारे पास इस तरह का ऑप्शन, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आती है वो जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आपको लेनी है, जो दोनों में कॉमन है। वाई तो ठीक है, वाई तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक्स नहीं हुआ। ऐसा कोई जो ऑप्शन है, यहां से इनको ऑप्शन को देखें तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा इस चीज को फेवर कर रहा है, तो हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ढूंढना है इसके अंदर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो ये कह रहा है कि 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनमें हर एंट्री या तो 0 हो या फिर 1 हो। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको समझते हैं कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां पे उसने कहा है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है या तो वो 0 है या 1 है। तो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। देखो एक तो ये मैट्रिक्स हो सकती है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसमें सारे 0 है। उसने कहा 0 हो या 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो। एक ये भी हो सकती है 1 0 0 0 0 0 0 0 1, सॉरी ये भी 0, अभी तो 0 रहने देते हैं, इससे तो अलग है। इसमें भी सारी एंट्री या तो 0 है या 1 है, इसमें भी ऐसे ही है। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 1 1 0 0 0 0 0 0 0, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट एंट्री 0 और सेकंड एंट्री 1 हो, तो 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से चलता रहेगा। तो आप देखें यहां जो A11 है यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, वहां पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकती है या 1 आ सकता है। ठीक इसी तरह से फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वहां पे 1 आ सकता है, वहां पे 0 भी आ सकती है। और ले अगर 1 यहां पे 1 है तो यहां पे 0 भी आ सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप। और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि 1 0 1 0 0 0 0 0 1। तो आप देखेंगे हर एक पोजीशन उस पे या तो 0 आ सकता है या फिर उस पे 1 हो सकता है। तो ये जो पोजीशन है कितने तरीके से भरी जा सकती है, 2, या तो 0 या 1। ये पोजीशन भी 2। तो अब इन दोनों पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो ये कितने तरीके से भरी जा सकती है, 4। तीसरी पोजीशन भी 2, फोर्थ भी 2, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th और 9th। फर्स्ट A11, सेकंड A12, थर्ड A13, नेक्स्ट A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हर एक पोजीशन पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, यानी कि हर एक पोजीशन 2 वे से भरी जा सकती है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2⁹, यानी कि 512। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही तो हुआ, देखो जब एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। तो अगर एक सिक्का उछालते हैं तो कितने केसेस हो सकते हैं, 2 2⁻1। जब 2 सिक्के उछालते हैं तो 2⁻2 4 हो जाते हैं। जब 3 सिक्के उछालते हैं तो 2⁻3 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे केसेस क्या है, हेड और टेल दो ही तो केस है। यहाँ पे हेड और टेल की जगह पे क्या है, 0 और 1 है, और पोजीशंस कितनी है, 9। तो 2⁹9 यानी कि 512 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। अब आप देखें कि जो इसका एक्सरसाइज 3.1 में जो 8th क्वेश्चन था वो तो सिंपल था, लेकिन बाकी के नीचे दोनों क्वेश्चन को अब में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने पहले कर रखे हैं फिर तो आप राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो इस वजह से आपको ये सारे एक बार किए होने चाहिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे हमारे पास हमने एमसीक्यूज लिए हैं, उनकी बात करें तो इसमें कहा गया है ये हमारे पास 21 और 22 टू क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में। इसमें कहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। एक्स मैट्रिक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू और पी इनके ऑर्डर दे रखे हैं। एक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस एन, वाई का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस के, जेड का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस पी, उसके बाद डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 और p का जो ऑर्डर है वो p क्रॉस k है। ये मैट्रिसेस है और ये इनके ऑर्डर है। अब आगे देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, n, k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शन हो सो दैट py प्लस wy will be defined, py प्लस wy डिफाइंड हो, यानी कि पहले p की y के साथ मल्टीप्लाई, w की y के साथ मल्टीप्लाई और जो बनेगा वो दोनों आपस में प्लस भी हो जाए। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाए। अब देखो p का जो ऑर्डर है वो कितना है, यहां पे लिख लेते हैं। p का ऑर्डर है, p का जो p मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस k और y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k। w जो मैट्रिक्स है ये हमने इसके लिए लिख दिया, ये इसके लिए। w जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 है और y का जो है वो 3 क्रॉस k है। अब आप देखो p की और y की मल्टीप्लाई करनी है तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है, जब फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल हो। तो k और 3 इक्वल होना चाहिए, यानी कि k की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 के इक्वल होनी चाहिए। एक तो बात ये होगी। अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, यहां से p मिलेगा और यहां से k मिलेगा, p और k। तो p क्रॉस k नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा नई मैट्रिक्स जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगी। अब ठीक इसी तरह से W और Y मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी, जब फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल हो। तो 3 3 के इक्वल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, यहां से n मिलेगा और यहां से k मिलेगा। ठीक है। अब ये इनकी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये होगा, इनकी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उनका ऑर्डर ये होगा। अब हमें ये दोनों प्लस करनी है, दोनों मैट्रिसेस प्लस करनी है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन जब हम करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम देखो, p की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n के, और k तो k के इक्वल है। तो यानी कि इनकी प्लस तब होगी जब p और n की वैल्यू इक्वल होगी, p इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। एक तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, और p की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल हो। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट वाले की रो से और सेकंड वाले की कॉलम से जो एंट्री मिलेगी उसको नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से इसमें हो गया। फिर दोनों प्लस कब होगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ, तो p और n इक्वल होने चाहिए, क्योंकि k तो k के इक्वल होता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 और p इज इक्वल टू n, ये चेक करना है। फर्स्ट में k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 बिल्कुल सही है, p इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू n। तो फर्स्ट ये ऑप्शन हमारा हमें मिल गया, जो हमारे पास कंडीशन निकल के आ रही है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गई। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। तो k इज आर्बिट्रेरी नहीं, k की वैल्यू तो फिक्स है, k तो 3 ही होगा, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। k की वैल्यू तो फिक्स है कि वो 3 होगा। p इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ नहीं है, p और n की वैल्यू इक्वल होगी। p इज आर्बिट्रेरी नहीं, p और n आपस में इक्वल होंगे। k की वैल्यू 3 है, तो ये बात तो ठीक थी, लेकिन p n के इक्वल होगा। यहाँ पे k की वैल्यू 2, ये तो है ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन कंडीशन यही रहेगी। इसमें कहा है कि इफ n इज इक्वल टू p, अगर n p के इक्वल है, देन मैट्रिक्स 7x माइनस 5z
ऑर्डर, ऑर्डर पूछा गया है इस ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले बच्चे एक पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। मैं इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 14 21 28 35 42 और 49। तो इसके ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कहा गया है कि n अगर p के इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो हमारे पास है 7x, 7 से मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स बनेगी, 7 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर वही होगा जो x का है, और x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n। और 5 की z के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो z का है, तो इसका है 2 क्रॉस p। अब इन दोनों ये दोनों माइनस कब होंगे, ये दोनों माइनस कब होंगी जब इनके ऑर्डर सेम हो। तो 2 तो 2 के इक्वल है, तो n की वैल्यू और p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वो उसने शुरू में कह ही दिया कि n और p आपस में इक्वल है, तो n और p आपस में इक्वल है यानी कि दोनों ऑर्डर सेम है। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n कह लो आप उसको, या 2 क्रॉस p कह लो, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि n और p तो इक्वल ही है। तो 2 क्रॉस n भी कह सकते हैं और 2 क्रॉस p भी कह सकते हैं। तो आपको देखना है आंसर में जो ऑप्शन है उसमें 2 क्रॉस n भी मिल सकता है और 2 क्रॉस p भी मिल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास p क्रॉस 2, नहीं 2 आगे है, ये नहीं हो सकता। 2 क्रॉस n है हमारे पास, और आगे भी चलते हैं n क्रॉस 3 नहीं, और p क्रॉस n, p और n तो इक्वल है लेकिन p क्रॉस n नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी कि b है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे 3.2 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए। यहाँ पे 3.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। आगे बढ़ते हैं। देन ए बी माइनस बी ए ये कैसी मैट्रिक्स होगी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से आप देखो ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज देखते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखें तो ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, और ए माइनस बी ट्रांसपोज ये होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन अगर ए बी ट्रांसपोज हो तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये देखो सारा एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की वो हमने अप्लाई कर दी। अब आप दोबारा फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अब की बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ए बी ट्रांसपोज क्या बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां से क्या बनेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस, अब बी ट्रांसपोज तो किसके बराबर है बी के, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बी हो गया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल माइनस ये ए और ये बी। देखो ये जो अंदर है इसका नेगेटिव है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए इट्स ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यहां प्लस होता तो यहां पे प्लस बनता तो ये बी ए प्लस हमारे पास बी ए प्लस ए भी आ जाता, हम इसको ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते थे,
तो उस केस में फिर ये सिमेट्रिक हो जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस होता है तो फिर ये क्या आंसर आएगा, सिमेट्रिक आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 3.3 से ही, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, एक्सरसाइज के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, और गिवन है कि a प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए a तो हमारे पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज, क्या करोगे, इंटरचेंज कर दो। ये हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर देते हैं, साइन अल्फा और कोस अल्फा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो 1 0 0 और 1, ऑर्डर 2 का चला हुआ तो आइडेंटिटी हमने 2 के लिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0, यहां से इन दोनों से भी 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, दैट इज 1 0 0 और 1। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दो, 2 कोस अल्फा दैट इज 1, कोस अल्फा दैट इज 1/2, कोस अल्फा कोस थीटा 1/2 कहां पे होगा, 60 डिग्री में, या फिर पाई डिवाइड बाई 3p। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई डिवाइड बाई 3। तो पाई बाई 3 ऑप्शन आप इसमें चेक कर ले कहीं है क्या, यस, हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें हमारे पास पाई बाई 3 है। आप ये इससे इनको इक्वेट करोगे तो यहां से कुछ नहीं मिलना, इसको इक्वेट करोगे तो यहां से भी कुछ नहीं मिलना, ये हमारे पास यही है जो हम लेके चल रहे हैं। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कोस आपको देखना है कि 1/2 कहां पे होता है, साइन के लिए 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो कोस के लिए 60 डिग्री पे हो जाएगा, 60 मीन्स पाई डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.4 के जो एमसीक्यूज है, मेरे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में एक ही एमसीक्यू है और वो है क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पे 18। इसमें कहा है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स of each other if ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए, बी ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और डी ऑप्शन ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसमें कहा है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। अब सपोज करो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कर लेते हैं हम कि ए जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ए इनवर्स है, तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स मैट्रिक्स की। अब आप देखिए ए का इनवर्स कौन है, बी, ये ए का इनवर्स है, ये किसके इक्वल है, बी के। उसने कहा कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, तो ए के इनवर्स की जगह पे अगर मैं बी लिख दूं तो क्या क्या बन जाएगा, ये ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप ये चेक कर ले इसमें कहां पे, फर्स्ट ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए, देखो ए बी और बी ए इक्वल होता तो है, लेकिन और भी देख लेते हैं, कह रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल तो है लेकिन 0 के इक्वल होते हैं, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, नहीं ये नहीं है, ए बी 0 और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ठीक नहीं है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, ये हमारे पास डी है, वो ए के मुकाबले ए बी और बी ए इक्वल तो है
इक्वल है ये नहीं बताया गया यहाँ पे, यहाँ पे बता रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आप फर्स्ट पे भी लगाएंगे तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट डी है, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 से एमसीक्यू। तो यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज से बात करें तो किस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आए हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज से आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है इसमें 3 क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक तो 13 है हमारे पास, यहां पे मिसप्रिंट है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका पता नहीं चल रहा कि वो कैसी मैट्रिक्स है। यहां पे एक बार मुझे रुकना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें है मैट्रिक्स ए है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा इसका एलिमेंट है, इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये 4 कंडीशन दी हुई है, इनमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करे। अब देखो अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करें हम अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, और ये भी अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी 1 0 0 और 1 के। अब यहां से इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया। यहां से देखो आप ध्यान से देखिए अल्फा बीटा और इसके साथ करेंगे तो माइनस बीटा अल्फा, यानी कि माइनस अल्फा बीटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा बीटा, और इनकी करेंगे तो माइनस ये भी अल्फा बीटा, ये तो कट के 0 ही हो जाएगा। यहां से अल्फा गामा इनकी करेंगे माइनस अल्फा गामा, ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए करेंगे, इसके साथ करेंगे तो बीटा गामा माइनस अल्फा और माइनस अल्फा की प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। अब आप ध्यान से देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, ये किसके इक्वल होगा, 1 की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ये तो 0 इज इक्वल टू 0, ये तो सही है। ये भी 0 इज इक्वल टू 0, और ये यही है देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो चेक करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर यहां से देखो 1 कहां पे है, 1 हमारे पास राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 0 है। तो अब आप देखें कि मैं इन दोनों को देखो, यहां पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, तो मैं 1 को अगर इधर ले जाऊं तो माइनस का 1 बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये माइनस का 1 बनेगा। ये दोनों तो प्लस के बन गए, लेकिन ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक माइनस का और एक प्लस का, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों प्लस के रहेंगे, इधर आएंगे तो दोनों माइनस के रहेंगे। यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हो रहे हैं, तो ये हो सकता है मैं इन दोनों को इधर ले आऊं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो सी तो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव और बीटा गामा नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये तो दोनों लेफ्ट साइड में रहेंगे। अगर साइड चेंज होगी तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इफ द मैट्रिक्स ए is both symmetric and skew symmetric, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ऑप्शन दिए हुए हैं ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी ए इज ए
जीरो मैट्रिक्स, सी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां से जो प्यारे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोज करने से अगर उसी के इक्वल आए तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने से उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप देखिए कि सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों ही है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसके इक्वल भी आया, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसके नेगेटिव के इक्वल भी आया। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो यहां से तो समस्या होगी। ये दोनों कंडीशन अगर ले सेटिस्फाई करें तो आप सोच के देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है। हम क्या करते हैं, देखो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन, दोनों को ऐड कर दिया 2A ट्रांसपोज, ये दोनों प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, और A ट्रांसपोज भी जीरो मैट्रिक्स बनेगा। जीरो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि वो खुद भी तो जीरो मैट्रिक्स होगी। देखो A अगर जीरो मैट्रिक्स है अभी तो उसका ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ये भी जीरो मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज भी जीरो मैट्रिक्स। एक तरीका ये हो सकता है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको प्लस करके चेक कर लिया। दूसरा ये आप सोच के देखो कि ट्रांसपोज उसके इक्वल भी और उसके नेगेटिव के भी इक्वल, तो इसका मतलब तो ये है, देखो जीरो को पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई रहेगा वो। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी हमारी, जो वो कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। ये आप यहां से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। A इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये सही है, ये जीरो मैट्रिक्स होगी तभी तो उसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो इसका ट्रांसपोज करें तो ये बना, तो A ट्रांसपोज को हम A के इक्वल भी कह लें और A ट्रांसपोज को -A के इक्वल भी कह लें, तब भी क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन। आगे सी ऑप्शन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए ताकि ये क्लियर रहे आंसर। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देखो चाहे सिमेट्री मैट्रिक्स हो लेकिन, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर होने से काम नहीं चलता, सिर्फ स्क्वायर होने से काम नहीं चलेगा। उसके जो सारे एलिमेंट है वो जीरो भी होने चाहिए, उसके सारे एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। और यहां पे फोर्थ में दे रखा है नन ऑफ दीज, तो बहुत बढ़िया होता कि यहां पे अब जीरो मैट्रिक्स के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स तो हम जिस कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं उसी कंटेक्स्ट के लिए लेते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसी सिस्टम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, 3x3 की वैसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर हो सिर्फ ये जो सेटिस्फाइड नहीं करता। देखो ए अगर मैं मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4, स्क्वायर तो हो जाएगी, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं कह सकते हम, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जो बी है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आया हमारे पास, इसमें कहा है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that A square is equal to A square is equal to A, then identity plus A its cube
-7a इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा ए ऑप्शन ए मैट्रिक्स के, बी ऑप्शन आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स के, सी ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और डी ऑप्शन 3a मैट्रिक्स के। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहां से अगर हमने इस तरह का क्वेश्चन एक बार कर रखा है पहले तो सोल्व करने में थोड़ा इजी रहता है, आसानी रहती है। अभी हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो हम इसको पूरा सोल्व करने के बजाय ट्रिक से सोल्व कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, आइडेंटिटी प्लस ए इट्स क्यूब -7 आइडेंटिटी है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम इससे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी इट्स होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये हम शॉर्ट ट्रिक के लिए कर रहे हैं, वैसे तो हमें क्या करना पड़ता, आइडेंटिटी प्लस a की आइडेंटिटी प्लस a के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी प्लस a इसका स्क्वायर मिलेगा, उसको सोल्व करेंगे। फिर आइडेंटिटी प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी प्लस a के साथ करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी प्लस a इसका क्यूब मिलेगा। तो इतना ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी स्क्वायर a प्लस 3 आइडेंटिटी a² -7a, ये पीछे वाला लिख दें यहाँ पे। आइडेंटिटी की आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी क्यूब कितना आएगा, तो आइडेंटिटी आएगा। अब देखो आइडेंटिटी क्यूब है, इसको a क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a² इंटू a, क्योंकि a² हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना है। a क्यूब को हमने लिख दिया a² इंटू a प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी की जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही तो मिलेगा, तो यहां से हमें तो कितना मिल गया 3a। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, तो ये भी 3a हो गया -7 आइडेंटिटी। अब देखो नेक्स्ट a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, तो ये आइडेंटिटी प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल है, a की, a की फिर a के साथ करनी है, ये कितने हो जाएंगे 6a माइनस यहाँ पे a है 7a, तो 7a यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस ये कितना बना a² किसके इक्वल, a के, तो ये a प्लस 6a माइनस 7a, a और 6a 7a 7a माइनस 7a कट जाएगा, तो आइडेंटिटी बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जस्ट आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके बार बार ये यूज करना है, और आइडेंटिटी की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स बनेगी। आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी रहेगा, आइडेंटिटी क्यूब ये भी आइडेंटिटी रहेगा। अब अगर a स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a की आइडेंटिटी के साथ करोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, और a स्क्वायर की जगह पे a लिखना है क्योंकि वो कंडीशन उसने दी हुई है। तो इसको यूज करके हम कहाँ पे पहुंच गए कि फाइनल हमारे पास आइडेंटिटी मिली। अब आइडेंटिटी देख लो हमारे पास, यस सी ऑप्शन में हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो मिसलेनियस में या बाकी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज वो हमने लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कितना इजी हमारा चैप्टर 3 है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो अगर हमने पहले एक बार नहीं कर रखे तो काफी दिक्कत हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आती है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।